इतना मत पढ़ा, किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, मुंह काला कराएगी। 21 साल की लड़की हो जाना और उसकी शादी ना होना, इसका मतलब वो बुढ़ी हो गई है। इंटरकास्ट मैरिज तो पाप है। मैं बहुत लोगों की लाइफ में एक विलन थी। मैंने इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर किया और मेरा ऑल इंडिया मेरिट में नाम भी आ गया और मैं गई अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। और जब मैं चेन्नई पहुंची, जो भी करना है अपने पूरे जज्बे के साथ कर, ये मत समझ कि तू लड़की है नहीं कर पाएगी। सन 1986 में मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव नवादा को में हुआ था। मैं घर के सबसे बड़ी बेटी और सबसे पहला बच्चा हूँ। घर के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी दादी मुझे आज भी बताती हैं कि मैं बेधड़क गांव की सभी शादियों में जाती थी। मेरी दादी एक डंडा लेके पीछे पीछे मेरे घूमती थी, कहने के लिए कि ये लड़की कितनी शैतान है, जहाँ देखो वहीं घूमती रहती है। सभी लोग मेरी बातों पे हंसते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 10 से 11 साल की हुई, एकदम से पूरा समाज और मेरे घर वाले मुझे ये बताने लगे कि मैं एक लड़की हूँ और क्योंकि मैं एक लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती। मेरे को किसी ने फीमेल एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म मूवमेंट्स के बारे में नहीं एजुकेट किया था। मैं एक छोटी 10 से 11 साल की लड़की थी, पर अंदर से खुद ही सवाल जवाब आते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग मुझे बचपन में इतना प्यार करते थे, वही लोग मेरे बड़े होने पर मेरे ऊपर इतनी बाउंड्रीज क्यों लगा रहे हैं। थक चुकी थी, मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। पर अंदर से तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मैं क्रिकेट खेलना चाहती थी, मैं पहाड़ों पे चढ़ना चाहती थी, मैं भागना चाहती थी, पैर खोल के बैठना चाहती थी। पर क्योंकि मैं लड़की हूं और समाज और मेरे परिवार वाले ये नहीं चाहते थे, मैं अपने अंदर ही अंदर घुटने लगी। घुटन इतनी ज्यादा हो गई कि एक दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, भाड़ में जाए सब लोग, लड़की हूं अब तो सब कुछ करके दिखाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम है कैप्टन ऋतु कुमार सिंह और मैं एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और आज मैं अपना एक फिटनेस प्लेटफॉर्म रन करती हूँ जिसका नाम है फिट मॉम्स फिटर होम्स। साथ ही साथ मैं यूथ को मोटिवेट करती हूँ टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, स्पेशली वो यंग लड़कियाँ जो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को गिव अप कर चुकी हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे फेलियर्स हो या कुछ भी हो, लाइफ में सबको अपने आप को मल्टीपल चांसेस देने चाहिए, गिव अप नहीं करना। बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे प्रिय दादाजी ने मुझे ये सिखाया है कि बीइंग अ विक्टिम और अ वॉरियर इज योर चॉइस। डिसाइड आपको करना है। आप अपने सर्कमस्टांसेस से लड़ सकते हैं और उनको लड़ते लड़ते इतने वॉरियर बन सकते हैं कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर लें। इन दिस जर्नी, जब आप वॉरियर बनना चाहते हैं, वॉरियर बनते बनते कई बार आप काफ़ी लोगों की नज़र में एक विलन भी बन जाते हैं। और आज मेरी जो कहानी है वो उसी विलन के बारे में है, क्योंकि मैं बहुत लोगों की लाइफ में एक विलन थी। क्योंकि मैंने नहीं माना सोसाइटी क्या कहती है मेरे बारे में, मैंने वही किया जो मैं करना चाहती थी। बहुत लंबे टाइम तक मेरे परिवार ने मुझसे बात नहीं करी, क्योंकि मैं सोसाइटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल नहीं हो पाई। जब बड़ी हुई तो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, मेरी मदर ने मुझसे कहा खाना बनाना सीखो। ये नहीं कि वो चाहती थी मैं खाना बनाना सीखूं, पर क्योंकि मेरे आसपास की लड़कियां खाना बनाना सीख रही थी, उन्होंने कहा सलवार कमीज पहनना सीखो। ये नहीं कि वो चाहती थी कि मैं सलवार कमीज पहनूं, पर क्योंकि मेरे पड़ोस की एक आंटी की बेटी सलवार कमीज पहनती है और उन्होंने ये बोल दिया था अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, सलवार कमीज पहनाओ, रात को बाहर मत जाओ, बर्थडे पार्टी में मत जाओ, केक खाना है तो घर पे लाके दे देंगे, सोशलाइज तो बिल्कुल मत करो, लड़कों से तो गलती से बात ही मत कर डालो। इतना रिस्ट्रिक्शंस, इतना रिस्ट्रिक्शंस। जब मैंने 12th पास करी तो मेरी उम्र 17 साल थी और तभी से मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डलना शुरू हो गया। लड़की बड़ी हो गई है, 16 से 17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। मैं उस कम्युनिटी और एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हूँ कि उस ज़माने में सभी लड़कियों की शादी 16 से 18 साल के बीच में हो जाती थी और 21 साल तक की उम्र तक तो सभी के 2 से 3 बच्चे हो जाते थे। पर मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। अंदर से ही एक पैशन था कि लाइफ में कुछ करना है। मेरे ग्रैंडफादर लकीली बाकी लोगों से अलग थे।
क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी पोस्टिंग बाहर थी। जब मेरी मम्मी मुझसे बर्तन साफ कराती थी तो बीच में आके बोलते थे, इसकी पढ़ाई की उम्र है, बर्तन मत साफ करा। एंड जितना भी सक्सेस आज मेरा है, मैं अपने ग्रैंडफादर को ओ करती हूँ, क्योंकि उनकी थिंकिंग उस ज़माने और उस कम्युनिटी में रहते हुए भी बाकी लोगों से बहुत अलग थी। कुछ करने की जुस्तजू में मैं इतना प्रेशराइज़्ड हो गई कि किसी ने मुझे कहा कि साइंस का ऑप्शन लो, इंजीनियर बनोगी तो अच्छा लगेगा। कभी से इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का, बट फिर भी 10th में आए अच्छे नंबर्स के बेसिस पर 11th-12th में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का ऑप्शन मिल गया। पर फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ने ही नहीं अच्छी लगती थी तो कैसे पढ़ती? बड़ी मुश्किल से जाके 12th में पास हुई। और जिस दिन मेरा आखिरी एग्जाम था, उस दिन मुझे मेरी एक क्लासमेट मिली जिसने मुझे बताया कि वो तो एलएलबी करेगी। पहला दिन था जब मुझे एलएलबी के बारे में पता लगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो कोई फौज में था, ना ही कोई एलएलबी था। मैंने पूछा एलएलबी क्या होता है? उसने बताया लॉ होता है, जो कोर्ट में वकील होते हैं ना, वो काम करते हैं। मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना मैं लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दूं। सारे फॉर्म्स निकल चुके थे। जैसे तैसे करके मेरा एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लीगल कॉलेज में हुआ। मैंने वहां से अपनी एलएलबी पूरी करी, मूट कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। बचपन में कांपती थी, डर लगता था, फेस रेड हो जाता था कि स्टेज पे कैसे बोलूं। मुझे लगा डर का मुकाबला तो तभी होगा जब डर को फेस किया जाएगा। जितना डरती थी उतना ही वो काम करती थी, क्योंकि अंदर से एक पैशन था कि लड़की हूं भाई, सब कुछ करके दिखाना है। हमेशा स्टेज पे जाती थी और बहुत बोलती थी। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब किसी से डर नहीं लगता, कहीं खड़ा करा दो, कुछ भी बुलवा लो। जब मैं लॉ कर रही थी और मैं हॉस्टल जा रही थी, उस टाइम पे मेरे फादर एक दिन घर पे वापस आए और वो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने बताया कि एक अंकल ने, जो कि हमारे गांव के कोई रिश्तेदार लगते हैं, उन्होंने उनको बोला है कि लड़की को इतना मत पढ़ा, किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, मुंह काला कराएगी। मेरे पापा बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनको ये कहा गया कि जितना पैसा तू इसकी पढ़ाई में खर्च कर रहा है, उतना पैसा तू इसकी शादी में खर्च कर, बाद में दहेज भी तो देना है। मेरे पापा बहुत ही परेशान थे, पर मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन बातों के बारे में मत सोचो। मैंने लॉ करी और लॉ करते करते फिर दोबारा प्रेशर ऑफ रिलेटिव्स, क्योंकि अब मैं 21 साल की हो गई थी और हमारी कम्युनिटी और गांव के माहौल में 21 साल की लड़की हो जाना और उसकी शादी ना होना, इसका मतलब वो बूढ़ी हो गई है। मेरे घर वालों को बार बार ये सुनना पड़ा, अरे क्या आप बुढ़ापे में शादी करेगा क्या, लड़की तो 21 साल की हो चुकी है। और वो प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं एक जज बनना चाहती थी, जुडिशियल ऑफिसर, और उसी लिए मैं तैयारी भी कर रही थी। पर इससे पहले कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकलती, मेरा शादी करने के लिए जो प्रेशर था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि अब मैं इस एनवायरनमेंट से दूर जाना चाहती थी, भागना चाहती थी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। तभी मैंने देखा नोटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन लीगल एंट्री ऑफ द इंडियन आर्मी। घर में ना तो कभी कोई आर्मी में से था, ना कभी इसके बारे में सुना था, बल्कि लड़की का आर्मी में जाना ये तो और भी बहुत बड़ी बात थी। जो लोग लड़की को घर से 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने दे रहे, वो आर्मी में कैसे जाने देंगे? पर जैसे तैसे करके फॉर्म भर दिया। पर मेरे फादर और ग्रैंडफादर को कहीं ना कहीं सोसाइटी की बातें सुनते हुए भी अपनी बेटी पे विश्वास था। उनको लगता था लोग कुछ भी कहें, पर ये लड़की पक्का कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। लोग बोलते थे इंडिया की प्रेसिडेंट भी बन जाएगी ना, तब भी घर पे खाना बनाना पड़ेगा। मैं बोलती थी घर पे खाने का तो मुझे पता नहीं, पर प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो आसपास में खाने बनाने वाले तो ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि औरत का काम सिर्फ घर पे खाना बनाना नहीं होता, वो खाना बनाते बनाते और भी बहुत कुछ कर सकती है। और मैं सब कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सिर्फ एक ज़िंदगी है, सब कुछ क्यों ना करो। इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम एसएसबी जो हुआ, मैं वो देने गई। एंड सरप्राइजिंगली जो सब लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एसएसबी मेरा इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर कहते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन हो जाता है। पर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इलाहाबाद एसएसबी से मैंने इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर किया और मेरा ऑल इंडिया मेरिट में नाम भी आ गया। और मैं गई अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। और जब मैं चेन्नई पहुंची तो वहाँ की इतनी रफ एंड टफ ट्रेनिंग देखी, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था सिर्फ थोड़ा भगाएंगे, दौड़ाएंगे, बट वो इतनी अव्वल दर्जे की मिलिट्री ट्रेनिंग थी। जिस तरीके से सारे आदमी ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को भी वहाँ ट्रेन किया जाता है।
हमें वेपन ट्रेनिंग कराया जाता है, हम पुशअप्स करते हैं, हम 25 किलोमीटर रन बैक करते हैं, क्रॉस कंट्री करते हैं। यानी कि एक विमेन कैडेट को भी उसी तरीके से फ़ौज के लिए तैयार किया जाता है, जिस तरीके से एक मेल कैडेट को कराया जाता है। मेरे घर वालों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मेरे बाल जो लंबे थे उनको काट दिया गया और सडनली मैं एक मिलिट्री कट में आ गई। मैं लड़के से लड़का लगने लगी, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। पर गिव अप नहीं करना था क्योंकि उस एनवायरनमेंट में दोबारा नहीं जाना था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो बहुत ही डर लगता था क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक थी। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फिजिकल एक्टिविटी में, पर एक जज्बा था क्योंकि कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी कुछ भी कर सकती है अगर आपका दिमाग तैयार हो तो। तभी वहां पे हमारे एक ड्रिल उस्ताद मेरे पास आए और उन्होंने जोर से चिल्ला के मुझे बोला, अफसर बनने आई है। एक अफसर ना तो लड़की होती है और ना लड़का होता है। अफसर एक अफसर होता है और फौज में सोल्जर्स और ऑफिसर्स का कोई जेंडर नहीं होता। इसलिए जो भी करना है अपने पूरे जज्बे के साथ कर, ये मत समझ कि तू लड़की है नहीं कर पाएगी। उस दिन मेरी आंखें खुली रह गई क्योंकि मुझे लगा सोसाइटी में आज तक सिर्फ यही सुना है कि लड़की हो नहीं कर पाओगी, और यहाँ आके कह रहे हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम ऑफिसर बनने आई हो, तुम सब कर पाओगी। और मुझे लगा कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। फौज में मेरा टाइम बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छे से बिता रही थी। तभी के तभी वो प्रेशर ऑफ मैरिज फिर आ गया। बट मैं उस एनवायरनमेंट में शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने हस्बैंड जो मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उनसे मैं लॉ करने के टाइम पे ही मिल गई थी और मैं चाहती थी कि मैं उनसे शादी करूं क्योंकि हम दोनों बहुत ही एम्बिशियस थे, एक दूसरे को समझते थे। पर उससे पहले हम चाहते थे कि हम दोनों कुछ बन जाएं। पर घर वालों का प्रेशर देखते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स को उनके बारे में बताया, बट क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी जो एक पाप है हरियाणा में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जब ये हो रहा था तो मेरे घर वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। इतना कि उन्होंने मुझसे बात करनी बंद करी क्योंकि उनके लिए लड़की चाहे कहीं पहुंच जाए पर इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि लड़की चाहे कुछ बन जाए इंटरकास्ट मैरिज तो पाप है। पर जैसे तैसे करके 2 साल बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी और वो हरियाणा में एक सिविल जज बन गए। अब दो ऑफिसर्स की शादी को कोई कैसे रोक सकता है, क्योंकि जब लड़की भी अपने पैरों पे खड़ी है, लड़का भी अपने पैरों पे खड़ा है, फिनेंशियली दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई कैसे मना कर सकता है उनको कुछ करने के लिए। लड़की जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और कुछ करती है तो उसका स्टेटस सोसाइटी में चेंज हो जाता है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। हाथ में अपना पैसा होना आपको ताकत देता है कि आप अपने डिसीजंस भी खुद ले सके, क्योंकि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट आपके अंदर वो हिम्मत और पैसा है कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर सके। और धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स भी मान गए और हम दोनों की शादी हुई। आज हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं और मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड उन हस्बैंड्स में से हैं जो एक एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन को बहुत पसंद करते हैं। कोई भी एम्पावर्ड मैन जो अपनी फुल मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, वो अपनी लाइफ में जो औरत होती है उनको दबाता नहीं है बल्कि और उठाता है। तभी तो पार्टनरशिप कहलाती है। तभी आप पार्टनर बन के अपना एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। और उसी जज्बे के साथ मैं और मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं। फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थी, इसलिए अपने टर्म्स ऑफ सर्विस खत्म होने के बाद जब मैं अपनी सिविल लाइफ में वापस आई तो उस टाइम पे मेरे को ये क्वेश्चन था कि अब मैं कैसे अपना करियर दोबारा शुरू करूं, बिकॉज वो एम्बिशियस लड़की तो आज भी मेरे अंदर थी। पर बच्चों का ध्यान रखते रखते, अपने मदरहुड को एंजॉय करते करते मैं कुछ करना चाहती थी। तभी मैंने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किया। मैं अपने पेज पे अपनी आर्मी की जर्नी, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने लग गई और कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग उससे इंस्पायर हो जाएंगे। आज सोशल मीडिया पे लगभग मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं और सभी लोग मेरे को लुक अप टू करते हैं। कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ जीते जीते मैं दूसरों को इंस्पायर कर दूंगी। किसी को इंस्पायर या मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। अगर आप अपने लिए अच्छा करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब दूसरे लोग आपकी जर्नी को देखकर इंस्पायर हो जाएंगे। आज हमारे गांव की काफ़ी लड़कियां और आसपास की लड़कियां आकर मुझसे पूछती हैं कि मैम इंडियन आर्मी में कैसे जाएं, मैम लॉयर कैसे बने। ऐसा लगता है कि मैं अपने ऊपर काम करते करते काफ़ी लोगों की लाइफ भी चेंज कर चुकी हूँ।
आर्मी छोड़ने के बाद मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर बनी बिकॉज़ मुझे रियलाइज़ हुआ फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ़ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज मैं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है फिट मॉम्स फिटर होम्स रन करती हूँ। सोशल मीडिया पर एज़ एन इन्फ्लुएंसर काम करती हूँ। मोटिवेशनल स्पीक्स के लिए जाती हूँ इन बिग मैनेजमेंट स्कूल्स एंड बिज़नेस स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू इंस्पायर सो मेनी यंग पीपल आउट देयर। आज जोश टॉक्स आशा के मंच पर आकर मैं इस वीडियो को देखने वाली सभी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका औरत होना या आपका शादी कर लेना या आपका माँ बन जाना एक एक्सक्यूज नहीं है अपने ड्रीम्स को गिव अप करने के लिए, बल्कि ये एक रीज़न है कि आप अपना और भी बेहतर वर्जन बने। आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी चलाना सीखिए, हॉर्स राइडिंग करना सीखिए, नाचिए, लाइफ में जो करना है वो करिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस शुरू करिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं बिकॉज लाइफ एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, हमें लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सिखाती रहती है और लाइफ में अपने आप को मल्टीपल चांसेस देना ज़रूरी है। रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है। तो लाइफ में कोई भी फॉल हुआ है आपका, खड़े होइए, दोबारा अपने ड्रीम्स को अचीव करिए और अपने अंदर की वो छोटी एम्बिशियस लड़की को कभी मरने मत दीजिए।